आ चुका है, आपका वेट खत्म हो चुका है। जी पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सब दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, आज मैं आपको साइंस पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपको बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे और बोर्ड्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये सब क्वेश्चन मैंने पेपर एनालिसिस करके और थोड़े बहुत बोर्ड के पेपर पैटर्न समझ के निकाले हैं। और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो जो सरप्राइज आने वाला था, तो अब सरप्राइज आ चुका है। अभी आपका वेट खत्म हो चुका है। यही था जो मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा था। सरप्राइज थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, और आज तो संडे है, तो आज संडे के दिन मेरे को टाइम मिल गया, इसलिए मैं ये सरप्राइज ला पाया। तो ठीक है, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैं बोला कि साइंस पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए साइंस पार्ट 2 की बुक तो चाहिए होगी। तो ये रही अपनी साइंस पार्ट 2 की बुक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 2। यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं वो जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगा आपको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने पार्ट 2 में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहला चैप्टर बता देता हूँ। अपना पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अपना पहला चैप्टर। तो आप भी फटाफट से बुक ले लो, हाथ में बुक लेके बैठ जाओ, जल्दी से जल्दी बुक और टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके बैठ जाओ, और एक पेन ले लो, मैं आपको बताऊंगा, वो नोट डाउन करते जाओ। पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 निकाल लो। वहाँ पर पहले ही कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कैन यू रिकॉल में। तीनों क्वेश्चन आप देख लो दोस्तों। बहुत ही माइनर से, बहुत ही छोटे से आंसर्स है उनके, और वो आपको पता होगा। और हेरिडिटी मतलब क्या है, वो पैराग्राफ देखो, वहाँ पर लिखा होगा हेरिडिटी चेंजेस। देखो हेरिडिटी चेंजेस, उसका जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन ही है, वहाँ पर देख सकते हो। यू नो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाई जीन्स, उसको बोलते हैं हेरिडिटी चेंजेस। तो इसका ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है कि हेरिडिटी चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है डीएनए का फुल फॉर्म क्या रहता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसने फाउंड किया था, और डीएनए के टोटल जो 4 ये रहते हैं, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसा कुछ। तो वो बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड करता है, थाइमिन किसके साथ बॉन्ड करता है, ये। और ये बेसिक हो गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ देखो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये तीनों कहाँ पर होते हैं, मतलब कहाँ पर एक्सेस किए जाते हैं। उसके बाद उसके नीचे कैनोरिकल में 2 क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के स्केच करने के लिए। ये ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा पूछते नहीं है, और डायग्राम दी भी है तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, डायग्राम निकालने के लिए बोलते हैं। और हाँ दोस्तों, अपने एक ही वीडियो में सभी चैप्टर कवर नहीं हो सकते, इसलिए आज के वीडियो में हम 2 चैप्टर ही कवर करेंगे। उसके बाद अगले दिन में आपको दो और चैप्टर बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, और थोड़ा टाइम भी आपको पता ही है, थोड़ा टाइम भी मैनेज करना पड़ रहा है। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इसने क्या किया था, ये कहाँ के साइंटिस्ट है, इंडिया के या फॉरेन के। और प्रोटीन किससे बना रहता है, अमीनो एसिड से बना रहता है, आपको पता ही है। और प्रोटीन के टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसलोकेशन की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रही। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. Translocation, अभी इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना, लोकेशन मतलब आपको पता ही है, जगह, एक पर्टिकुलर जगह। अभी समझो मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मेरा ट्रांसलोकेशन हो गया। मतलब क्या, मैं दिल्ली से मुंबई आ गया, समझे। एक मैंने लोकेशन मेरा चेंज किया,
मेरी फर्स्ट लोकेशन थी दिल्ली, दूसरी लोकेशन थी मुंबई, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो अगला अपना पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन। अगला पॉइंट है अपना ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैंने ट्रांस का मतलब आपको समझा दिया था। ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना, स्क्रिप्शन मतलब क्या, अभी वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाते हैं, उसका हम पहले स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, समझे, कि अपन को पॉइंट नंबर 1 पे ये करना है, पॉइंट नंबर 2 पे ये करना है, पॉइंट नंबर 3 पे ये करना है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो अपने बॉडी में भी एक स्क्रिप्ट रेडी होता है कि अभी समझो मैंने हाथ ऊपर किया, तो ये स्क्रिप्ट रेडी हुआ कि मेरे को हाथ ऊपर करना है। वो फटाफट से मेरे मन ने ब्रेन के पास वो सिग्नल भेजा, वो स्क्रिप्ट भेजा, फिर मेरे ब्रेन ने वो ये किया, कंटिन्यू किया, समझे। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये डेली यूज में आता है। ट्रांसलेशन मतलब क्या, समझो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ हाउ आर यू, इसको ट्रांसलेट करना है अपन को हिंदी में, तो हिंदी में वो ट्रांसलेट कैसे होगा, तुम कैसे हो। ठीक है दोस्तों, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए ट्रांसलेशन के। तीनों पॉइंट आपको याद समझ गए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन। तीन पॉइंट क्लियर हो गए। और इनके डेफिनेशन भी छोटे छोटे ये भी एक याद कर लो। पेज नंबर 2 पे आपको पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो डायग्राम के साथ दिया हुआ है, आपको आराम से हो जाएगा कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन मतलब क्या, प्रजनन, उत्क्रांति बोलते हैं इवोल्यूशन मराठी में। देखो इवोल्यूशन की डेफिनेशन पेज नंबर 3 में इवोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके पैराग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते दिया हुआ है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism over a long duration। इवोल्यूशन मतलब क्या, एक ऐसा चेंज जो अपने लॉन्ग ड्यूरेशन तक उठते रहते हैं। जैसे कि अपना अपेंडिक्स हो गया, विजडम टीथ हो गया, और अपने नेल्स थोड़े टाइम के बाद नेल्स भी चले जाएंगे। अपने अपेंडिक्स कुछ अपने काम का नहीं है, वो रूमिनेंट्स पे काम में आता है। जैसे कि गाय, भैंस, रूमिनेंट्स, उनके लिए वो अपेंडिक्स काम की चीज है। और उसके बाद थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है वो एक बार देख लो, वो भी पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते पेज नंबर 3 पर ही दिया हुआ है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये एक इम्पोर्टेंट है। और एक बार ये भी देख लो, अ पीक इनटू हिस्ट्री। दोस्तों ये जो ऐसे छोटे छोटे ये दिए हुए रहता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले डू यू नो हो गया, यूज योर ब्रेन पावर हो गया, पीक इनटू हिस्ट्री ऐसे कुछ हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं आप एक बार नोट कर लो। ऐसा डायग्राम दिया जाता है, बीच में लिखा जाता है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। टोटल कितने हैं, 5 है शायद से, हाँ 5 है। तो बोलते 5 ऐसा बीच में लिखा रहता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और वो साइड में 5 एरोज किए रहते हैं, डायग्राम बनाया जाता है। तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकंड है अपने एनाटॉमिकल एविडेंसेस, थर्ड है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फोर्थ है वेस्टिजियल ऑर्गन, और फिफ्थ कौन सा है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों फिफ्थ कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको नोट कर लो, स्पेशली आपके लिए मैंने इसका वीडियो बनाया। और फिफ्थ है कनेक्टिंग लिंक्स। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको चाहिए पेज नंबर 4, 5th और 6th पे दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो बता दिया कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कौन कौन से है। तो उसमें पूछा जाता है, और मैंने जो 5 एविडेंस आपको बताया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, अपना वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस और कनेक्टिंग लिंक्स, 5 एविडेंस है। इन 5 एविडेंस के दो एग्जांपल्स याद कर लो। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या आता है, लीफ शेप हो गया और लीफ प्लांटेशन हो गया। जैसे कि शीप और डॉग है, उनका कान सेम रहता है, ऐसा मतलब वो एक याद करो, दो एग्जांपल्स याद कर लो। फिर एनाटॉमिकल में क्या क्या आता है, 4 लेग ऑफ ऑक्स, ह्यूमन हैंड, और पेंटाजियम ऑफ बैट, मतलब बैट का जो पंख रहता है उसके हाँ ये बोन। ठीक है, ये याद कर लो। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे मैं बोला, विजडम टीथ हो गया, ईयर मसल हो गए, अपेंडिक्स हो गया, टेल बोन हो गया,
ईयर मसल किसके लिए काम आता है, ईयर पिन्ना बोलते हैं जिसको, वो मंकी में काम आता है, ठीक है। उसके बाद अपना है नेक्स्ट कार्बन डेटिंग मेथड। जो अभी मैं कार्बन डेटिंग मेथड ये जो नाम लिया है दोस्तों, वो इसमें ही है या अगले चैप्टर में आपको बताता हूँ, एक मिनट, शायद से इसमें नहीं, हाँ इसमें ही होती है। अभी हम देख रहे हैं कार्बन डेटिंग मेथड। पहले ये समझ रहे थे कि कार्बन डेटिंग मेथड होता क्या है, ठीक है। कम से कम समझो 400 साल पहले, मतलब शिवाजी महाराज के काल में, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में समझो एक घड़ा मिल गया कुछ, तो अभी के टाइम पे समझो इधर रोड का काम चल रहा है, रोड को खोदते खोदते समझो एक उस टाइम का एक ये मिल गया, लोटा मिल गया या घड़ा मिल गया, तो कैसे पहचानते कि 400 साल पहले का है, तो उसके ऊपर कार्बन डेटिंग मेथड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और या तो समझो जमीन को खोदते खोदते उसमें से डेड बॉडीज या डेड फॉसिल्स या डायनासोर के अवशेष मिले, तो कैसे पहचानते कि कभी के अवशेष है, वो उसके ऊपर लिखा तो नहीं रहता है कि ये 400 साल पहले का ऐसा वगैरह, समझे, ऐसा तो लिखा नहीं रहता, तो उसमें कार्बन डेटिंग मेथड यूज किया जाता है। पेज नंबर 6 पे आप देख लो, पेज नंबर 6 पे जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला पैराग्राफ, इस पे दिया हुआ है कार्बन कंपोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ एंड सिंस देन only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, C12 is not radioactive. दो तरफ के ये रहते हैं एलिमेंट्स या कुछ समझ लो केमिकल्स, C14 और C12। C14 भले एनिमल्स डेड हो जाए, प्लांट डेड हो जाए, तो भी C14 रहता है, और C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिव रहता नहीं है। The time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12. समझे दोस्तों? For determining of the age of human fossils or manuscript. अभी जो ये जो है पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के आप 4 पॉइंट्स याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से भी 4 पॉइंट्स याद कर लो। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है आपको बता देता हूँ। कार्बन डेटिंग मेथड किसके ऊपर बेस्ड है, C14 पर, और वो किसने निकाला था, विलर्ड लिबी, इस साइंटिस्ट ने भी निकाला था, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1960 में, इसको नोबेल प्राइज मिला था। और इसको रेडियो कार्बन ऐसे इस नाम से जाना जाता है इस साइंटिस्ट को। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, एक नोट कर लो। सॉरी दोस्तों, मेरे तरफ से एक और रह गया था, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, 6 टोटल एविडेंस है, उसमें से 6 एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और पेज नंबर 7 पे कनेक्टिंग लिंक्स का दिया हुआ है डेफिनेशन, फर्स्ट ये देखो यहाँ पर, ये याद कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। Some plants and animals show morphological character by which they can relate to different groups they are called as connecting links, ठीक है दोस्तों। इसके बाद डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो देख लो एक बार, वो देखो पेज नंबर 7 पे उसका पूरा ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है। चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकाइंग। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, प्लांट और एनिमल के अवशेष, उनके स्पीशीज के अवशेष कलेक्ट किए और उनको उस ऐसे उनके तरह से उनको ग्रुप में डाला। समझो ये एम्ब्रियोलॉजिकल वाला है तो इसको एम्ब्रियोलॉजिकल में डाला, ये मॉर्फोलॉजिकल में उसको मॉर्फोलॉजिकल में, उसको उस ग्रुप में डिवाइड किया उसने। और उसने उसके ऊपर एक बुक भी बनाई। डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी बुक बनाई थी, तो वहाँ पर दिया जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ व्हिच पेरिश द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऐसा तो ऐसा दिया जाता है। चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड अ बुक ... तो वहाँ पर अपन को लिखना रहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है दोस्तों। ये जो 3 और फिर चार्ल्स डार्विन ने उसके कुछ थ्योरी बनाई थी, तो उसकी थ्योरी गलत भी साबित हुई। तो वो कैसी साबित है
कौन कौन से उसके पॉइंट्स हैं गलत होने के, वो पेज नंबर 7 के लास्ट में दिया हुआ है। देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। एक फर्स्ट पॉइंट ऐड कर दिखा दो, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए खाली चार्ल्स डार्विन ने उसकी जो थ्योरी बनाई थी उसके ऊपर भी क्योंकि कोई साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया था। जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो क्या है वो एक बार याद कर लो दोस्तों। 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स याद कर लो कि चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी बनाई उसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्शन उठे थे। उसके बाद है लमार्किज्म। अभी लमार्किज्म क्या है वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 8 पे है लमार्किज्म। पेज नंबर 8 पे है लमार्किज्म दोस्तों। तो लमार्किज्म, जीन बैप्टिस्ट लमार्क said that morphological changes occur in living organism are responsible for the evolution। जो लमार्किज्म है, जीन बैप्टिस्ट लमार्किज्म, उसने ऐसा बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस रहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इवोल्यूशन के लिए और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के लिए। ऐसा जो अपना जीन बैप्टिस्ट लमार्क इसका मानना था। उसके बाद अपना उसने भी अलग अलग थ्योरीज निकाली, ठीक है, जैसे कि जिराफ के ऊपर कुछ तो थ्योरी निकाली थी उसने। अभी जैसे चार्ल्स डार्विन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा था वैसे लमार्क के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा था। उसमें से एक ऑब्जेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन बाय देयर यूज एंड नो यूज इज वाइडली एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज रिजेक्टेड। किसी भी ऑर्गन का यूज हो या ना हो वो वाइडली एक्सेप्टेड रहता है, बट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये एक्सेप्टेड नहीं है, वो रिजेक्टेड है, ऐसा माना जाता है। अभी है स्पेशिएशन। अभी लमार्किज्म पे क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। लमार्किज्म के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्शन उठे थे या लमार्किज्म की थ्योरी क्या थी वो एक पूछा जाता है। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन क्या रहता है वो पॉइंट्स आप याद कर लो 2-3। फिर स्पेशिएशन क्या रहता है वो, या स्पीशीज क्या किसको बोलते हैं, स्पीशीज की डेफिनेशन लिख लो दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर से एक बार सुन लो दोस्तों, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज स्पीशीज। प्लीज दोस्तों इसको आप नोट कर लो, आप नोटबुक लेके बैठे होगे मेरे को पता है, प्लीज इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीशीज की डेफिनेशन पूछी जाती है, कोर्स वालों की ये फेवरेट चीज है दोस्तों। फिर सीरीज ऑफ ह्यूमन हो गया, कुछ ऐसे है। और फिर अपने बुक में जो ये वाला दिया हुआ है, ये जो है पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर आप यहाँ से देख सकते, पेज नंबर 9 पे ये जो दिया हुआ है ये एक बार पढ़ लो दोस्तों, अच्छे से पढ़ लो। ये पूछा जाता है कि ह्यूमन स्किल्ड ह्यूमन कभी बना था, कम से कम 20 लाख ईयर्स अगो स्किल्ड ह्यूमन बना था। एंशिएंट एनिमल्स लाइक लिमोरस कभी थे, 7 करोड़ ईयर्स अगो थे। और निंदरथल मैन कभी था 1.5 लाख साल पहले, और क्रो-मैग्नन मैन कभी बना 50,000 साल पहले, ऐसा कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, अपना देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, मैंने भी आपको बोला वही एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पर ऐसे देखो बीच में लिखा हुआ रहता है और साइड में ऐसे एरोज किए हुए रहते हैं, मैंने जैसे कि बोला था वैसे ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन डॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूमन बॉडी के आंसर वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, अपेंडिक्स है दोस्तों, याद कर लो। ठीक है दोस्तों, तो अपना फर्स्ट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर आपको डीपली समझना है तो आप एक दो बार उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, जिसके वजह से आपको ध्यान में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए और आपको अच्छे से पढ़ाई याद हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, अपना सेकंड चैप्टर अपने सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे को कमेंट में बता देना मेरे को, ताकि और मोटिवेशन मिलता रहे और थोड़े आइडियाज आते रहे कि और क्या बनाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, मैंने जैसे कि वादे के मुताबिक मैंने जो सरप्राइज आने वाला था वो सरप्राइज मैंने ला लिया, और भी मैं सरप्राइज लाने वाला हूँ पेपर एनालिसिस पे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ दोस्तों, मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो
मैं अभी यहाँ पर कमेंट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसने बताया था कि आप SST की पढ़ाई कैसे करते हो, सोशल साइंस की आप पढ़ाई कैसे करते हो। तो दोस्त मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक कमेंट देख सकते हो, इस कमेंट में इसने पूछा है कि आप थ्योरम की वीडियो कभी बना रहे हो, तो इसका वीडियो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों। तो ऐसे कोई 2 कमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों कमेंट जो है, इसके दोनों कमेंट की मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय।